आज बताने जा रहे हैं कोई वस्तु क्यों बना है। कोई वस्तु जो बना तो किस लिए बना है। जैसे क्वेश्चन है, कलम किस लिए बना है, रोटी किस लिए बना है, किताब किस लिए बना है, घर किस लिए बना है। कोई वस्तु किस लिए बना है, तो बना है का अगले। ठीक है। मीन्ट फॉर, मीन्ट फॉर का मतलब होता है के लिए बना, के लिए बना। तो सबसे पहले एक वाक्य लिखते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक है। रोटी खाने के लिए बना है, क्या स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बी वन। बी वन का मतलब तो बहुत बार बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। उसके बाद लिखेंगे मेन, उसके बाद लिखेंगे फॉर, उसके बाद लिखेंगे वर्ब फोर और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये फॉर के बाद लगभग अधिकांशतः वर्ब फोर का ही प्रयोग होता है। फॉर जहाँ पर प्रयोग करेंगे, फॉर प्रीपोजिशन है, फॉर के बाद लगभग वर्ब फोर का ही प्रयोग होता है। जैसे रोटी खाने के लिए बना है, ऊपर से देखो मेंट फॉर का मतलब होता है के लिए बना। अब यहाँ लिखेंगे रोटी खाने के लिए बना है, रोटी खाने के लिए बना है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, डी वन लिखेंगे, मेंट फॉर लिखेंगे, वर्ब फोर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ब्रेड, ब्रेड मीन्स होता है रोटी, BREAD, ब्रेड तो सिंगुलर हो गया। ऐसे भी है काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं होता है। तो ब्रेड के साथ बी वन का मतलब हुआ आई मीजा। ब्रेड के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ब्रेड इज मीन्ट फॉर ईटिंग। समझ गया। इसी स्ट्रक्चर पर बैठाते चलो, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आई मीज आर में इज का प्रयोग करेंगे, मीन्ट फॉर लिखेंगे। और जिसके लिए बना है, खाने के लिए बना है, खेलने के लिए बना है, उसके बाद वर्ब में फोर लगा देंगे। ये हुआ रोटी खाने के लिए बना है, ब्रेड इज मेंट फॉर ईटिंग। गेंद खेलने के लिए बना है, गेंद खेलने के लिए बना है, गेंद खेलने के लिए बना है। बॉल इज मेंट फॉर प्लेइंग। ठीक है। कलम लिखने के लिए बना है, लिखने के लिए बना है। पेन इज राइटिंग। समझ गया। मीन्ट फॉर, फिर से समझ लो, मीन्ट फॉर का मतलब होता है के लिए बना। अब कोई वस्तु क्यों बना है, गेंद क्यों बना है, गेंद खेलने के लिए बना है। कलम क्यों बना है, लिखने के लिए बना है। रोटी क्यों बना है, ये खाने के लिए बना है। घर क्यों बना है, रहने के लिए बना है। तो जो वस्तु जिसके लिए बना है, तो सबसे पहले वस्तु का नाम लिखेंगे, और जिसके लिए बना है, जो खेलने के लिए बना, खाने के लिए बना, लिखने के लिए बना, वो वर्ब फोर यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर लिखते हैं, इसको मिटा कर फिर बताते हैं। रोटी खाने के लिए बना है, चार दस एग्जाम्पल देखो, अपने से 10-20 वाक्य लिख कर और बना कर देखो। स्ट्रक्चर तो बता दिया है। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आई निजार यानी बी वन लिखते हैं, बी वन का मतलब होता है आई निजार। उसके बाद मीन्ट फॉर लिखेंगे, मीन्ट फॉर के बाद क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। और इतना ध्यान में रखना, जो फॉर के बाद हमेशा वर्ब फोर ही आता है, यानी वर्ब फोर का मतलब हुआ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ। समझ गया ना। घर रहने के लिए बना है, घर क्यों बना है, रहने के लिए बना है। घर रहने के लिए बना है, घर रहने के लिए बना है। हाउस ही
मीट फॉर लिविंग। मछली क्यों बना है? मछली खाने के लिए बना है। मछली बना है। फिश इज मीट फॉर ईटिंग। और बोलो, ऐसा है हुआ कि एक आध हुआ, तुम लोग भी बताओ कि ये कि किताब क्यों बना है? किताब को तो खाएंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, किताब को पढ़ेंगे। किताब पढ़ने के लिए बना है। स्टडी। अब एक बात ध्यान में रखो, स्टडी माने की होता है पढ़ना, रीड माने की होता है पढ़ना। दोनों में अंतर क्या पड़ेगा? तो ग्रामेटिकल ढंग से जिसको अध्ययन करेंगे वहां पर स्टडी का प्रयोग करेंगे। ग्रामेटिकल, जैसे व्याकरण के दृष्टिकोण से कोई चीज पढ़ेंगे तो वहां पर स्टडी का प्रयोग करेंगे। जैसे पेपर पढ़ना, कहानी पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, उसी जगह पढ़ना का अंग्रेजी आर ये दोनों का मतलब होता है पढ़ना। दोनों का मतलब होगा पढ़ना, लेकिन रीड का मतलब होता है अधुनारी पढ़ना, जिसमें ग्रामर का उतना पूरा ध्यान नहीं देना। और स्टडी का मतलब होता है जो ग्रामेटिकल ढंग से पढ़ा जाए। समाचार पत्र पढ़ना ऐसे लोग पढ़ते चले जाता है, कोई कहानी पढ़ना है ऐसे लोग पढ़ते पढ़ते चले जाता है। किताब तो ऐसे नहीं पढ़ेगा, किताब पर तो हर पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। यही होता है अंतर स्टडी एंड रीड में। तो बुक किताब पढ़ने के लिए बना है, तो बुक इज मेंट फॉर स्टडिंग। फिर एक बार समझ लो, देखो ध्यान से, कोई चीज, कोई वस्तु बना है तो क्यों बना है, उसमें क्वेश्चन रखो। क्यों बना है? कलम बना है तो कलम से क्यों बना है? कलम से खेत नहीं जोतेंगे, कलम से पेड़ नहीं काटेंगे, कलम से केस नहीं काटेंगे, कलम से तुम जोर में बार कर देखेंगे नहीं। कलम का काम है लिखना, रोटी का काम है खाना, घड़ी का काम है पहनना, जूता का काम है पहनना, बिछावन का काम है सोना, घर का काम है रहना। घर क्यों बना? क्यों बना है? घर रहने के लिए बना है, रोटी खाने के लिए बना है, गेंद खेलने के लिए बना है, कलम लिखने के लिए बना है। समझ गया? जब ऐसा वाक्य मिलेगा तो के लिए बना का अंग्रेजी मेट फॉर लिखेंगे। एक जुड़वी वर्ब के बाद मेट फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा बी वन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मेंट फॉर लिखेंगे। और मेंट फॉर के बाद यही हमेशा ध्यान में रखना कि फॉर प्रीपोजिशन है। फॉर के बाद हमेशा वर्ब फोर रूप में ही आता है, वन टू थ्री में नहीं आएगा, फोर रूप में आएगा। वर्ब का फोर रूप कैसे जाने जानेंगे? तो वर्ब में जब आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ये वर्ब फोर रूप कहला गया। समझ गया? अभी इस तरीका से 10-20 हुआ अपने से बना। सब्जी क्यों बना है? तो सब्जी खाने के लिए बना है। भात खाने के लिए बना है। सिनेमा देखने के लिए बना है। कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गया? मेन तो फॉर इसका स्ट्रक्चर लिख दिए, स्ट्रक्चर जरूर लिख लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी वन का प्रयोग करेंगे, बी वन के बाद मेन टू फॉर का प्रयोग करेंगे, और मेन टू फॉर फॉर लग गया अंत में तो वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड्स है तो लिखो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बंद करें, दूसरा करें आप। बंद करें। नंबर दो की आदत होना। आदत होना, किसी चीज का आदी होना। जैसे मुझे झूठ बोलने की आदत है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत नहीं है। मुझे चाय पीने की आदत है, तुम्हें चाय पीने की आदत नहीं है। तो इसका सबसे पहले पिक्चर लिख देंगे ये सटिव का। इस सटिव सेंटेंस में ही नॉट जोड़ देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। समझ गया ना? इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इसका मतलब होता है कि आदत होना। आदत होना। समझ गया? अब इसका कैसे होगा? मुझे खेलने की आदत है। मुझे
खेलने की आदत है। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे B1। B1 का मतलब तो हर लैंग्वेज में हर वाक्य में बोल देते हैं कि B1 का मतलब क्या होगा। उसके बाद लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद लिखेंगे वर्ब फूड, और उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड। अब इसी पर बैठा, मुझे खेलने की आदत है, मुझे खेलने की आदत है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? एक बात ध्यान में रखो, अगर सब्जेक्ट के रूप में मुझे का प्रयोग रहे, सब्जेक्ट के रूप में उसे का प्रयोग रहे, सब्जेक्ट के रूप में तुम्हारा तुम्हारी का प्रयोग रहेगा, तो मुझे का अंग्रेजी आई लिखेंगे, उसे का अंग्रेजी ही लिखेंगे, तुम्हारा का अंग्रेजी यू लिखेंगे। समझ गया ना? तो मुझे खेलने की आदत है, तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मुझे का आई लिखेंगे, आई के साथ B1 में आई का प्रयोग करेंगे। आई ए इन द हैबिट ऑफ खेलने, प्लेइंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पेलिंग, मुझे खेलने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत है। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, तुम बराबर झूठ बोलते हो, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। तुम्हें का अंग्रेजी अभी बताए, तुम्हें अगर लिखा रहेगा तो उसका अंग्रेजी यू लिखेंगे, यू आर इन द हैबिट ऑफ फीलिंग ए लाइफ। समझ गया? मुझे खेलने की, सबसे पहले देखो ये इन द हैबिट ऑफ का अंग्रेजी होगा क्या, और वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे कहाँ पर? तो वाक्य में इन द हैबिट ऑफ का मतलब हो गया कि आदत होना, वाक्य में कहाँ पर प्रयोग करेंगे? तो एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद इसका प्रयोग करेंगे, इसके प्रयोग के बाद ऑफ के बाद मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, ऑफ लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। समझ गया? मुझे झूठ खेलने की आदत है, आई आई एम इन द हैबिट ऑफ टेलिंग, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। अगर इसी को नकारात्मक बनाना पड़ेगा, अगर ऐसे ही वाक्य को निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का ही प्रयोग किया जाएगा। एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, जिस वाक्य में नॉट का प्रयोग कर देंगे वो निगेटिव का सब्जेक्ट कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा, और जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं, ये सटीक सेंटेंस कहलाएगा। ये हो गया ये सटीक सेंटेंस का। और इसी में अगर निगेटिव बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? B1 यानी B1 के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे मछली खाने की आदत नहीं है, मुझे धूप में टहलने की आदत नहीं है, मुझे बाजार जाने की आदत नहीं है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, नहीं है। तो ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर है, ये सटीक सेंटेंस का है। ये सटीक सेंटेंस से निगेटिव में ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो हिंदी वाक्य में नहीं का प्रयोग करेंगे, और अंग्रेजी में नॉट का प्रयोग एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, B1 लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ वर्ब। फिर से बताते हैं, फिर से समझ लो। ये स्ट्रक्चर हुआ स्टैटिक सेंटेंस का, जिसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। अगर इसको नकारात्मक वाक्य बनाना पड़े या अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? हिंदी में नहीं शब्द का प्रयोग कर देंगे, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ये हो गया। अब इस नहीं का प्रयोग अंग्रेजी में कहाँ पर करेंगे? तो इतना ध्यान रखना कि नॉट शब्द का प्रयोग एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद करेंगे, अलग नहीं। एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, आई
in not in the habit of telling a lie. telling a lie समझ गया। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे चोरी करने की आदत नहीं है, मुझे खेलने की आदत मुझे खेलने की आदत है या तुम्हें खेलने की आदत नहीं है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। दोनों हो गया। तो एक हो गया निगेटिव, एक हो गया एसेटिव। निगेटिव में क्या एसेटिव का क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी वन का प्रयोग करेंगे, बी वन के बाद इन द हैबिट ऑफ करेंगे, उसके बाद वर्ब फोर करेंगे और अब वाक्य बचता है, कोई वाक्य शब्द बचता है तो वर्ब फोर के बाद लिखेंगे, नहीं बचता है नहीं लिखेंगे। अगर इसका निगेटिव बनाना पड़ेगा तो हिंदी वाक्य में नॉट शब्द का, नहीं शब्द का प्रयोग कर देंगे, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अंग्रेजी में निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, बी वन लिखेंगे और बी वन के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इन द हैबिट ऑफ वर्ब फोर और अदर वर्ड, ये निगेटिव हो गया। इस जरूरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इसी पर 50 को सेंटेंस बना। मुझे झूठ मछली खाने की आदत नहीं है, मुझे नदी में स्नान करने की आदत नहीं है। समझ गया ना। मुझे चोरी करने की आदत नहीं है, मुझे भनर भनर करने की आदत नहीं है। बस एक शॉर्ट वाक्य बनेगा। समझ गया। तो एक तो सबसे पहले क्या बता दिए, क्यों बना है, ये कोई वस्तु किसके लिए बना है, खाने के लिए बना है, खेलने के लिए बना है, उसका स्ट्रक्चर बता दिए, कर दिया। नंबर 2 में इन द हैबिट ऑफ, इसको लिख लेना कॉपी पर। इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आदत होना। मुझे चाय पीने की आदत नहीं, मुझे भात खाने की आदत नहीं है, मुझे तीत खाने की आदत नहीं है, मुझे मीठा खाने की आदत का आदत नहीं है। निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक जरूरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बन गया। और वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वाक्य सटीक रहेगा। और जिस समय वाक्य में नॉट का प्रयोग कर दिए उस समय वाक्य निगेटिव बन गया। तो वाक्य सकारात्मक वाक्य सटीक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिखेंगे, बी वन का प्रयोग करेंगे, इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे, भरपूर लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, ये होगा एसेटिव का। निगेटिव का क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बी वन लिखेंगे और बी वन के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद बी वन इन द हैबिट ऑफ वर्ब फोर, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये दो तरीका का ट्रांसलेशन बताओ, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है तो बताओ। समझ गया है अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। ठीक है, बस अब बता रहे हैं, दो वाक एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब किसका प्रयोग करेंगे। दो वाक और ओआर और से जुड़ा रहेगा, ये लड़का चिंता है, गर्दा छुड़ाएंगे क्लास में पूछेंगे नहीं बताया, समझा ना। दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे या प्लूरल प्रयोग करेंगे। एक नंबर लिखते चलते हैं, तरीका से समझो। एक नंबर, दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ए ताको इधर, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग होगा। एक नंबर, तीन बताएंगे अभी। दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा है तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल का प्रयोग करेंगे। एक नंबर हो गया। दो नंबर, ओ और माने होता है या, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और से जुटा रहे तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे या प्लूरल प्रयोग करेंगे। और तीन नंबर, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुटा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर प्रयोग करेंगे या प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो नंबर एक में लिख दिया है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहे, जैसे राम और श्याम,
आ रहा है, जा रहा है। रीना और गीता, गीता पढ़ रही है। तीन वाक हो गया। सही। होता है जी। तेरे जैसे बच्चों, देखो यहाँ पर राम और श्याम आ रहा है। नंबर 2 में है मोहन और सोहन जा रहा है। नंबर 3 में है रीना और गीता पढ़ रही है। तो राम एक सिंगुलर नाउन हुआ, श्याम भी सिंगुलर नाउन हुआ, मोहन भी सिंगुलर नाउन हो गया, सोहन भी सिंगुलर नाउन हुआ, रीना भी सिंगुलर नाउन हुआ, गीता भी सिंगुलर नाउन हुआ। हम बताए ऊपर लिख दिया कि दो सिंगुलर नाउन, यानी एक नाउन राम और एक नाउन श्याम। तो एक और एक दो सिंगुलर नाउन हो गया। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? दो सिंगुलर सब्जेक्ट कर्ता एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे या पुलर का प्रयोग करेंगे। तो नियम कहता है कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब हमेशा पुलर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो राम एंड श्याम, श्याम आर कमिंग, आर कमिंग। अगर कोई पूछ दिया कि राम के साथ और श्याम के साथ आर का प्रयोग, ये आर लगाए हैं, तो नियम यही कहता है कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ है मोहन और सोहन, फिर मोहन एक सिंगुलर नाउन हो गया, सोहन एक सिंगुलर सिंगुलर नाउन हो गया। तो दो सिंगुलर एंड से जुड़ा हुआ है, दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब बहुवचन का प्रयोग करेंगे। नियम यही है। अब यहाँ पर लिखेंगे मोहन एंड सोहन आर कमिंग। समझ रहा है? नीचे है रीना और गीता, खाली एंड से पहले और अंत के बाद, एंड से पहले और एंड के बाद देखो, एंड माने और दो सिंगुलर नाउन, एंड से पहले रीना है एक सिंगुलर नाउन हो गया, एंड के बाद गीता है एक सिंगुलर नाउन हो गया। दो नाउन अगर सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुटा रहेगा तो वर्ब हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। रीना, रीना एंड गीता पढ़ रही है आर रीडिंग, रीडिंग। समझ लिया? ये समझो, ये 50 को स्ट्रक्चर सेंटेंस लिख कर बताना तुम दिक्कत होगा। ये स्ट्रक्चर लिख देते हैं, समझो। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहे, हम लिख देते हैं इसको मिटाकर। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा, लिखो इसको कॉपी पर लिखना। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहे तो वर्ब पुलर होगा। समझ गया? जैसे लिख देते हैं, फिर मिटाएंगे। जैसे मोहन और रोहन खा रहा है, मोहन एंड रोहन खा रहा है, एंड से जुड़ा हुआ है। हदीस किया जाए दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, एंड तो एंड है, एंड माने और से पहले एक सिंगुलर नाउन मोहन हो गया, एंड से पहले एक मोहन एक सिंगुलर नाउन हो गया। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गया। जब दो सिंगुलर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मोहन एंड रोहन आर ईटिंग, ईटिंग। समझ गया? दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहेगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। समझ गया? दो सिंगुलर नाउन
एंड से जुड़ा रहे, एंड के पहले देखो जो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल है, और एंड के बाद देखो जो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जुटा हुआ है तो हमेशा वर्ब बहुवचन का प्रयोग होगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब दूसरा बताते हैं। और माने होता है या, ओ आर और माने या, और माने या। अगर दो सिंगुलर नाउन, वर्ब सिंगुलर होगा। एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब प्लूरल करेंगे। अगर दो सिंगुलर नाउन और यानी या से जुटा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे रीता या गीता, रीता या गीता यहाँ आ रही है। इसका भाव यही निकलता है, रीता या गीता, यानी दोनों को नहीं, दोनों में से कोई एक। ये या का मतलब हुआ दोनों में से कोई एक। समझ गया ना? जब ऐसा रहेगा, जब दो सिंगुलर नाउन और से जुड़ा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। हमेशा ध्यान रखो। तो रीता या गीता यहाँ आ रही है तो रीता एंड गीता इज कमिंग हियर। समझ गया? दो सिंगुलर नाउन अगर और, यानी हिंदी होता है उसका या तो ये परीक्षा देते हो तो विकल्प में क्वेश्चन रहता है ना, या गाय पर लेख लिखो, और फिर लिखिएगा या भैंस पर लिखो, या विद्यालय पर लिखो, यानी दो में से कोई एक पर। दोनों नहीं, दो में से कोई एक। वही हुआ, रीता या गीता यहाँ आ रही है, यानी दोनों नहीं आ रही है, दोनों में से कोई एक आ रही है। जब और से दो सिंगुलर नाउन जुटा रहेगा उसको सिंगुलर माना जाएगा। हम्म? और गीता और रीता और गीता इज कमिंग, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहेगा, यानी दोनों, तो वर्ब पुलर का प्रयोग करेंगे। दो सिंगुलर नाउन या, यानी और हिंदी अंग्रेजी में और लिखेंगे हुआ, और हिंदी होता है या, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ गया? मोहन या सोहन, सोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन और सोहन इज मार्केट। समझ गया? एंड रहेगा तो वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब बहुवचन यानी प्लूरल का प्रयोग करेंगे। दो सिंगुलर नाउन और से जुटा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 3 एंड लास्ट नंबर है, दो सिंगुलर नाउन एज बेल एज, एज बेल एज, बेल एज का मतलब होता है तथा, एज बेल एज का मतलब होता है तथा। अगर दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एज बेल एज से जुड़ा रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये तीन वो हो गया। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब बहुवचन का प्रयोग करेंगे। दो सिंगुलर नाउन और ओ आर और से जुड़ा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। वो ए एन डी एंड माने और, ओ आर और माने या,
और एज विल एज का मतलब होता है तथा। अगर दो सिंगुलर नाउन एज विल एज से जुड़ा रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। यानी अगर दो सिंगुलर नाउन एज एज विल एज से जुड़ा रहे तो वर्ब सिंगुलर माना जाएगा। जैसे रोहन तथा मोहन खा रहा है। समझ गया? वह और राम खेल रहा खेल रहा है। तो बता दिया, उसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे रोहन तथा मोहन। रोहन एज विल एज मोहन खा रहा है इज ईटिंग। नीचे है वह और राम ही एंड राम खेल रहा है इज खेलेंगे। समझ गया? अब कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर से एक बार हम टोटल 5 बताए अभी, 2 ट्रांसलेशन बताए, 3 में प्रीपोजिशन कंजंक्शन वाला बता दिया। एक बार ऐसे ही मौखिक बोलते हैं, तुम लोग ध्यान से सुनो। समझ गया ना? सबसे पहले बताए किसी चीज का आदत होना, तो उसका अंग्रेजी बता दे इन द हैबिट ऑफ। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे धूप में खेलने की आदत नहीं है, मुझे चोरी करने की आदत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे बी वन, लिखेंगे वर्ब, उसके बाद इन द हैबिट ऑफ लिखेंगे, उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। मुझे झूठ, ये सटीक सेंटेंस का हो गया। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर वही रहेगा एसर्टिव का। निगेटिव कैसे बनेगा? तो एक गिनती वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। जैसे मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मुझे मछली खाने की आदत नहीं है, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, मुझे दूध पीने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। मुझे दूध पीने की आदत है, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई, और यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ए लाई। यानी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। तो निगेटिव बनाएंगे, उसको तुरंत एक जरूरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, वो सेंटेंस हो गया निगेटिव। तो मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, तुम्हें झूठ बोलने की आदत है। एसर्टिव का भी समझ गया, निगेटिव का भी समझ गया। उसके बाद कोई वस्तु किसके लिए बना है? कोई वस्तु किसके लिए बना है? कुर्सी क्यों बना? कुर्सी बैठने के लिए बना है, रोटी खाने के लिए बना है, दूध पीने के लिए बना है, घर रहने के लिए बना है, गेंद खेलने के लिए बना है, कलम लिखने के लिए बना है। तो मीन्ट फॉर बताए, जो मीन्ट फॉर का मतलब होता है कोई चीज बनना। अब यहाँ देखो, ये कोई चीज किसके लिए बना, कोई वस्तु किसके लिए बनता है, बस उसके बाद फॉर लिखेंगे। फॉर के बाद जिसके लिए बना है ये भर फोर में आएगा। गेंद खेलने के लिए बना है, तो बॉल इज मेड फॉर प्लेइंग। रोटी खाने के लिए बना है, ब्रेड इज मेड फॉर ईटिंग। घर रहने के लिए बना है, हाउस इज मेड फॉर लिविंग। किताब पढ़ने के लिए बना है, बुक इज मेड फॉर स्टडिंग। समझ गया? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब उसके बाद तीन यहाँ बताए, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहेगा उसे बहुवचन माना जाएगा। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो उसे सिंगुलर माना जाएगा। जैसे मोहन और सोहन खेल रहा है, तो मोहन और सोहन, और का अंग्रेजी एंड होता है। मोहन और से पहले देखो, ये मोहन एक सिंगुलर नाउन हो गया, मोहन के बाद सोहन एक सिंगुलर नाउन हो गया। हम बताए कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा रहेगा तो वर्ब हमेशा बहुवचन यानी सिंगुलर का प्रयोग करेगा। एक नंबर। और दो नंबर, दो सिंगुलर नाउन और का मतलब होता है या। दो सिंगुलर नाउन एंड या से जुड़ा रहेगा, और से जुड़ा रहेगा, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। मोहन या सोहन यहाँ आ रहा है, यानी दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक यहाँ आ रहा है।
जब भी कोई वाक्य में दो सिंगुलर नाउन और से जुटा रहेगा तो वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। अब नंबर 3 में बताया एज वेल एज माने होता है तथा। राम एज वेल एज मोहन इज गोइंग टू मार्केट। राम तथा मोहन बाजार जा रहा है। तो एज वेल एज और अगर ये दो चीज से वाक्य जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एंड जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा रहेगा तो ये बहुवचन का प्रयोग करेंगे। समझ गया? तो ये पांचों का रिफरेंस बता दिया, दो ट्रांसलेशन बता, तीन ये बता, कोई तरह का दिक्कत है तो बताओ। ठीक नहीं बोलता है, सुस्ती मार ले होगी, कोई दिक्कत है तो बोलो। है समझ गया? कभी भी पूछ सकते हैं, पूछने में कोई कंजूसी नहीं करें, कभी भी पूछ सकते हैं। कल अगर मौका मिला तो हिंदी का बता, और हिंदी चलेगा। एक दो अक्षर को एक साथ कब लिखेंगे? दो अक्षर को एक साथ कब लिखेंगे? एक अक्षर को दो बार कब लिखेंगे? और पंचमाक्षर किसे बोलेंगे? पंचमाक्षर का वाक्य में क्या प्रयोग है, कहाँ पर प्रयोग करेंगे? वो पंचमाक्षर होता क्या? थोड़ा लंबा हो